आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेस कोर्स में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वच्छता अभियान को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तत्वावधान में 4 दिवसीय उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी विभाग की ओर से पूरी कर ली गई है। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने पर विशेष तौर पर आयोजन को भव्य बनाने का प्रयास किया गया है। आयोजन में उत्तराखंड की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासतों को दिखाने और उनको संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही 10 नवंबर को आयोजन का शुभारंभ और सायंकालीन संध्या पांडवास की प्रस्तुति से होगा, जबकि 11 नवंबर को इंडियन आइडल फेम पवनदीप राजन की प्रस्तुति के साथ होगा और इसके बाद उत्तराखंड की विभिन्न प्रतिभाओं की ओर से भी मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएगी। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भाव था, उसी भाव के अनुरूप में वो 9 तारीख तक में उसकी सीमा थी और 9 तारीख तक में निश्चित रूप से राज्य स्तर पर हर प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर प्रकार के उत्सव को मात्र एक औपचारिक रूप से किया जा रहा है। हमारा ये कार्यक्रम 9 तारीख की शाम से है, उसमें भी सांस्कृतिक कार्यक्रम न रखते हुए एक औपचारिक कार्यक्रम रखा जाएगा। उत्तराखंड पेयजल निगम में कार्यरत नियमित फील्ड कर्मचारी कई मांगों को लेकर संघर्षरत है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की ओर से उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना ही समस्याओं का निराकरण हो पा रहा है, जिसे लेकर एक बार फिर पेयजल निगम मुख्यालय के परिसर में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और समस्याओं के समाधान करने की मांग की है। हमारा यह है कि सेवानिवृत्त में संशोधन तत्काल हो। एक वाहन भत्ते का आदेश सरकार ने कर दिया है, उस आदेश को जो है जल निगम पर लागू किया जाए। हमारे फील्ड कर्मचारियों को, क्योंकि उससे बहुत कम अनुमन्य है वो वाहन भत्ता, उनको भी उसके अनुसार मिल जाए, ये हमारी डिमांड है। और तीसरा हमारे उच्चीकरण का है और चौथा हमारे विभाग में जो साथी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरमीडिएट हैं, BA हैं, MA हैं, MCOM है, वो साथी वर्क एजेंट पर या चौकीदार पर कार्यरत हैं, उनको किसी तरीके से आप तृतीय श्रेणी की उसमें ले आए, श्रेणी में ले आए, इसकी भी हमने एक डिमांड की है। और इसी तरह से NPS इत्यादि के मामले हैं, उन पर देख रहे हैं और सामूहिक मामले हैं, लेकिन हम उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। ये हमारे कुछ बिंदु प्रमुख रूप से हैं। इस समय जो सबसे प्रमुख बिंदु है, जिस पर इन्होंने 1 महीने का आश्वासन दिया था, आज 13 महीने बीतने के बाद भी वो नहीं हो पाया है। ये सुनने में आया है कि विधायी से भी वो पास हो गया है और मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर में है। पिछले 15 दिन से हम यही सुन रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर में है। 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड राज्य 24 साल का हो रहा है, 25वें साल में कदम बढ़ाने जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए सरकार राज्य स्थापना दिवस को रजत उत्सव के रूप में मना रही है। साथ ही 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी और इन 24 वर्षों में उत्तराखंड राज्य ने काफ़ी तरक्की की है। सुदूरवर्ती क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, लगभग सभी गांवों में लाइट पहुंचा दी गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हुआ है। तो वहीं वर्तमान स्थिति की बात करें तो मौजूदा सरकार ने भी 2.5 साल के कार्यकाल में कई अहम और प्रदेश के हितकारी निर्णय लिए हैं। इसके अलावा भी कृषि और उद्यान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम हुए हैं। तो वहीं महिलाओं के हित संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा होगा, अगर आप उठाकर देखें, 24 साल के अंदर प्रदेश ने बहुत तरक्की की। अब ज्यादा दूर मत जाइए, उदाहरण देता हूँ। पहले हम दिल्ली से यहाँ आते थे तो 6-7 घंटे लगते थे,
और आज हम चाणक्य में जब चलता हूँ 3.5 घंटे के अंदर अपने घर पर होता हूँ। पहले यहाँ पर मात्र 1 या 2 फ्लाइट होती थी, आज 18 से अधिक फ्लाइटें यहाँ पर चल रही है, बड़े बड़े दिल्ली और देहरादून के लिए। और जहाँ बड़े बड़े हमारे बॉम्बे, गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलोर ऐसे देशों के लिए यहाँ से एयर कनेक्टिविटी हो गई। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और कल से हम 24 साल पूरे कर। सेवा दिवस के अवसर पर जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और पौड़ी विधायक राजकुमार ने अस्पताल में मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, जिसके बाद फल वितरित किए गए। जिला अधिकारी ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस और सेवा दिवस के अवसर पर सीएम धामी के निर्देशों के क्रम में स्वच्छता अभियान में ज़रूरतमंद और बुजुर्गों को विकास भवन परिसर में फल और कंबल वितरण किए गए। इस अभियान के दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और उद्यान अधिकारी के कार्यालय के पास गंदगी होने पर दोनों अधिकारियों के चालान काटने के निर्देश दिए। ये वास्तव में बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जो सेवा के कार्यक्रम रखे गए जिला प्रशासन के द्वारा, सफाई कार्यक्रम, उसके बाद गरीबों में कंबल वितरण का कार्यक्रम और आज ये अस्पताल के अंतर्गत मरीजों को जो है फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। ये बहुत अच्छे कार्यक्रम है। वास्तव में गरीबों के प्रति हमारी सोच रहनी चाहिए और उनके प्रति उनके दुख दर्द को बांटने का एक अवसर है कि हम उनके बीच में जाएं और किसी न किसी रूप में उनकी सेवा करें ताकि उनको महसूस हो कि हमारे भी कोई लोग हैं। तो ये कार्यक्रम इसी निमित्त आयोजित किए गए हैं। राज्य स्थापना दिवस और सेवा दिवस के अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज 8 नवंबर को हम लोगों ने जो प्रोग्राम किए, सेवा संबंधी प्रोग्राम है और स्वच्छता संबंधी प्रोग्राम, इसमें विकास भवन के आसपास में क्लीनिंग का हमारा एक मैसिव कैंपेन किया गया और जिन विभागीय स्तर पर लापरवाही की गई उन पर जुर्माने भी हम लोगों ने किए हैं। इसके साथ ही जो सेकेंड हमारा था निराश्रित या हमारे जो वृद्ध जन है उन्हें हम लोगों ने कंबल और फलों का वितरण किया। उसके पश्चात हॉस्पिटल में जो हमारी गर्भवती माताएं या जो अन्य 9 नवंबर को देवभूमि उत्तराखंड अपना 24वां राज्य स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस पावन अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया जा रहा है। आज पुलिस लाइन देहरादून में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित की जा रही रैतिक परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। परेड के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा परेड कमांडर के रूप में परेड का संचालन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित उच्चाधिकारियों द्वारा परेड का निरीक्षण करते हुए उपस्थित अधिकारियों को रैतिक परेड के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उच्चाधिकारियों द्वारा राज्य स्थापना दिवस के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया तथा उपस्थित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देहरादून आईएसबीटी के पास एमडीडीए के ऑफिस को जल्द ही शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। पिछले लंबे समय से यह मांग विभाग द्वारा शासन से की जा रही थी कि एमडीडीए के ऑफिस को शिफ्ट किया जाए। एमडीडीए के वीसी बंशीधर तिवारी ने बताया कि नए ऑफिस के लिए हमने ज़मीन को चिन्हित कर दिया है। यह ज़मीन आवास विकास में दिखाई गई है। उन्होंने बताया कि अभी यहाँ पर एमडीडीए का ऑफिस है, वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत थी पार्किंग की वहाँ पर बहुत कमी है। इसके साथ ही ऑफिस में जल भराव की समस्या भी है। इसी को देखते हुए अब हम आवास विकास में ऑफिस को शिफ्ट करने जा रहे हैं। देखिए, उसके लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं। डानवाला में भी ज़मीन हमारी है और ये आवास विकास परिषद की भी ज़मीन है, तो दोनों का हमने विकल्प रखा हुआ है। चूँकि जो वर्तमान में ऑफिस है वहाँ पार्किंग की दिक्कत हो रही है और नीचे बेसमेंट में जल भराव है,
इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उसको केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी कमर कस रखी है। कुछ दिनों में चुनाव होने हैं और उससे पहले भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर आम लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी को लेकर संवाददाता योगेश सेमवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव है और उपचुनाव की तारीखें धीरे धीरे पास आ रही हैं। हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो लगातार ग्राउंड में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब ग्राउंड में काम करता है कार्यकर्ता तभी कोई पार्टी जीतती है, तभी कोई विधायक जीतता है, तभी कोई मंत्री बनता है। आगे की पूरी प्रोसेस तब होती है जब ग्राउंड में उनके कार्यकर्ता काम करते हैं। अब ये देखिए, आप ये कार्यकर्ता हैं और इनसे ही जानते हैं कि इनको क्यों ये लगता है कि इनका जो कैंडिडेट है वो जीतेगा। सबसे पहले तो आपसे ही सवाल करेंगे, आपको क्यों लगता है कि आपका कैंडिडेट जीतेगा? क्या ऐसा काम पहले भी वो यहाँ विधायक रह चुकी हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में वो ऐसा काम करेंगे कि उन्हें जीतना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और जीतना चाहिए और जीतेंगी, क्योंकि ये हमारे मोदी जी और धामी जी का क्षेत्र है। हम धामी जी ने तो परसों ये भी कहा कि यहाँ का विधायक मैं हूँ। हमारी शैला रानी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अकस्मात ईश्वरीय कृपा हुई कि उनका देहांत हो गया, तो उस पर यहाँ पर आशा नोटियाल जो है ये पहले भी 2 साल विधायक रही है और उनका कार्य बहुत उत्तम रहा, और इसीलिए हमारे सभी लोगों ने, हमने स्वयं ये चाहा कि इनको टिकट मिले और ये जीतेंगी। ये मैं इस समय नगर अगस्त्यमुनि नगर मंडल के सौड़ी गांव में हूँ। ये सौड़ी हमारा नगर क्षेत्र है और यहाँ पर करीब 60% जो है भाजपा के हैं और जीतेगी। ठीक है, 60% भाजपा की है। कांग्रेस कह रही है यात्रा को प्रभावित किया, कांग्रेस कह रही है कि गाड़ गदरे बेच दिए, पहाड़ों को बेच रहा है। क्योंकि लोग तो आपसे भी पूछ रहे होंगे ना ये सवाल, आप लोग लोगों से मिलने जा रहे होंगे, तो फिर आपके पास क्या जवाब है इनके? सबसे पहले तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उन कांग्रेसियों से पहले उनसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने इन गाड़ गदरों से कितना खनन किया है। आज तो जो है सरकार को जो इसका जो है जो पैसा जा रहा है सरकार को जा रहा है, परंतु उससे पहले जो है इनने चोरी करके इन गाड़ गदरों का खनन किया है। इन सारे माफिया इनके थे। जो प्रत्याशी हमारे वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी वो स्वयं जो है खनन माफिया हैं। उनने सबसे पहले जो है हमारे इस केदार घाटी में खनन का काम शुरू किया था और उनने ही औरों को जो है खनन करवाना सिखाया है। उसके बाद जो है अब नहीं हो रहा है यहाँ खनन, क्योंकि इससे पहले तो आपकी विधायक थी, आप ही की विधायक थी। होता था चोरी करके ये जो है लोग जो है खनन करते थे। आज जो है जो रॉयल्टी जा रही है, जो उसका सरकार का फायदा है, जनता का फायदा है, वो पैसा जो है जनता में लग रहा है, सरकार में उसका फायदा मिल रहा है। परंतु भाई जो चोरी का पहले पैसे जाता था ये सिर्फ डायरेक्ट इन लोगों के जेब में जाता था। मनोज रावत जी जो है सबसे पहले इसके जो है। आपसे एक सवाल है, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं यहाँ का विधायक हूँ। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं यहाँ पर की और कहा कि जब तक आपको विधायक नहीं मिलता है मैं आपका विधायक हूँ। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं कैसी थी? और विपक्ष का सवाल आ रहा है, विपक्ष कह रहा था कि अब क्यों ये घोषणाएं की? नहीं, घोषणाएं तो पहले भी होती रहती थी और उन घोषणाओं में पहले काम हुआ है। उसके बाद जब यहाँ पे हमारी जो विधायक जो सीट खाली हुई है, माननीय विधायक जो यहाँ पे आकस्मिक में उनकी मृत्यु हुई है, तब मुख्यमंत्री ने यहाँ मोर्चा संभाला है और जो भी कार्य छूटे हुए थे वो किए हैं और नई घोषणाएं की है, जिससे कि इस क्षेत्र का आज तक न पहले हुआ है न आगे होगा, इतना मुख्यमंत्री ने यहाँ पे काम कर दिया है। ये भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं, जो लगातार कोई 10 दिन से, कोई 15 दिन से, किसी ने तो कई गांव जो है वो छान लिए हैं। पहाड़ों के गांव ऐसे ही नहीं होते, पहाड़ों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई गांव तो ऐसे होते हैं जहां सड़कें नहीं होती हैं, सड़कों में जो है बिना सड़कों के पैदल जाना पड़ता है कई किलोमीटर, और वहां यही कार्यकर्ता जाते हैं, नेता बाद में आते हैं। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अभी हम फुल जो है एक्शन के साथ काम कर रहे हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि कितना जो है इनका एक्शन फल वो भाजपा के कैंडिडेट को देता है। मेरे सहयोगी राहुल के साथ केदारनाथ विधानसभा, सच बेधड़क। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में अशासकीय विद्यालय चल रहे हैं, जहां इन अशासकीय विद्यालयों को अब जल्द ही शिक्षा विभाग अपने अधीन पूरी तरह से कर सकता है। इसके लिए बाकायदा रूपरेखा तैयार की जा रही है। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा झरना कमठान ने इस बात की जानकारी दी कि शिक्षा मंत्री ने अशासकीय विद्यालय को लेकर एक बैठक ली। बैठक में उन्होंने अशासकीय विद्यालयों के एकीकरण का प्रस्ताव लाने की बात कही। इसके बाद हमने सभी जनपदों से
संख्या मांगी है, कितने ऐसे अशासकीय विद्यालय हैं और क्या मानक उन पर तय हो सकते हैं। इसके बाद शासन को इसमें पूरी रूपरेखा बनाकर भेजी जाएगी। देखिए, इसमें माननीय मंत्री जी ने अभी एक बैठक करी थी, उसमें उन्होंने निर्देश दिया था अशासकीय विद्यालयों को का राजकीयकरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव लाने के लिए। तो अभी उसमें विचार चल रहा है और हमने सभी जनपदों से इसमें आख्या मांगी जा रही है कि कितने ऐसे अशासकीय विद्यालय हैं और क्या मानक उसके लिए होंगे, उन सब पे चर्चा की जाएगी और जैसे हमें जनपदों से प्रस्ताव प्राप्त। प्रदेश में इस समय कई हजार गेस्ट टीचर अलग अलग स्कूल्स में अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं लंबे समय से ये गेस्ट टीचर अपने परमानेंट की होने की मांग उठाते रहते हैं। इसके लिए बताया जा रहा है कि इनका धरना प्रदर्शन भी लगातार जारी है। वहीं इन सब के बीच में यह भी देखने के लिए मिलता है कि कई गेस्ट टीचर खुद को ऐसी जगह अटैच्ड करवा देते हैं जहां से उनके स्कूल काफ़ी दूर होते हैं और वो स्कूल्स में पढ़ाने की जगह अन्य गतिविधियों में लगे रहते हैं। और इन्हीं सभी को देखते हुए महानिदेशक विद्यालय शिक्षा झरना कमठान सख्त रुख अपना रही है। झरना कमठान ने कहा कि ऐसे गेस्ट टीचर्स को स्कूल्स में पढ़ाने की जगह अन्य गतिविधियों में लगे रहते हैं, वह गेस्ट टीचर के आवेदन न करें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ज़रूरत है वहीं इसके लिए आवेदन करें। अक्सर गेस्ट टीचर्स की ज़रूरत उन्हीं स्कूल्स में होती है जो दुर्गम क्षेत्रों में होते हैं। गेस्ट टीचर रिक्वायरमेंट बेसिस पे ही होता है, जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे इस तरह के टीचर्स रखे जाते हैं। तो निश्चित रूप से उसमें जिन लोगों को आवश्यकता होगी, जिनको जो ज़रूरतमंद होंगे वही उसके लिए आवेदन करेंगे और जिनकी कुछ अपनी कंडीशंस हैं वो उसके लिए ना आवेदन करें ना, क्योंकि ये गेस्ट टीचर्स के जो रिक्वायरमेंट है हमारा वो उसी जहाँ पे आवश्यकता है उन्हीं विद्यालयों के लिए होते हैं और वो अधिकांश विद्यालय दुर्गम क्षेत्र के हैं। तो होता क्या है, जो देखने में आता है कि वहाँ ज्वाइन करने के बाद वो टीचर्स पे चाहते हैं कि उन्हें सुगम क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाए, जो कि संभव नहीं है क्योंकि वो पद रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी क्षेत्र के होते हैं, दुर्गम विद्यालय जो दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय हैं। तो जो मांगे, वही मैंने जैसा बताया, जो मांगे जायज़ होती हैं उन पर कार्रवाई होती है, जो मांगे जिस पे कार्रवाई संभव नहीं है तो उनको तदनुसार अवगत करा दिया जाता है। देखिए, गेस्ट टीचर रिक्वायरमेंट बेसिस पे ही होता है, जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे इस तरह के टीचर्स रखे जाते हैं। पौड़ी जनपद के थलीसैंण विकासखंड के अंतर्गत कपरोली गांव में हुए विकास कार्यों में ग्रामीणों ने धांधली व भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। स्थानीय ग्रामीण एवं आरटीआई कार्यकर्ता भगत सिंह रावत ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी में जो कार्य कागजों में दिखाए गए हैं वह धरातल पर मौजूद ही नहीं है, जिससे ग्राम सभा में किए गए विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का पता चलता है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलिंग निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, सीसी मार्ग, पुस्ता निर्माण, घी ग्रोथ सेंटर, टीन शेड निर्माण जैसे कार्यों में भी खानापूर्ति कर लाखों का गमन किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन पौड़ी से मांग की है कि इस पूरे मामले में विकासखंड स्तर के अधिकारियों समेत ग्राम प्रधान की मिलीभगत है। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने बताया कि जांच अधिकारी नामित करते हुए जल्द मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो घी ग्रोथ है वो हमने कृषि विभाग से बनाया था आलू के लिए, आलू बीज के लिए कोल्ड स्टोर के रूप में। अब उसको जो है घी ग्रोथ में परिवर्तन करके 16 लाख, जबकि वो बना हुई बिल्डिंग थी उस पर केवल पेंट वो चूना लगा और नीचे टाइल्स लगे, बाकी अन्य काम से कुछ नहीं हुआ। जो 4 दीवारी बता रहे वो पहले का पुस्ता है, उसमें हमारे गांव की जो रेलिंग है वो ठोकी गई, उसमें जो गांव के रेलिंग आ रहा है किसी रास्ते के लिए वो ठोक रखी है, उसको 8 लाख में बता रखा है सीधा। जबरा कटान हमने कर रखा था पहले, जब रोड वो मकान बना वहां पे केवल एक पुस्ता रखा उसमें थोड़ा सी हल्का हल्का और साइज साइज में, नहीं तो एक मतलब एक व्यक्तिगत आदमी जो है ऐसा नहीं कर सकता है। ये इस तरह है या कोई इस तरह की अनियमितता हुई है तो उसकी जांच करा ली जाएगी। और जो अभी जैसे आपने बताया तो इसके बारे में मैं जो वहाँ पे खंड विकास अधिकारी हैं उनसे आदेशित कर दूंगा कि इसमें इसकी जांच कर ले, क्या मनरेगा की जो मजदूरी है वो पात्र व्यक्ति को ही मिल रही है या किसी अन्य को भी इस तरह से वहाँ पे कार्य दिया जा रहा है। तो उसके बारे लक्सर शुगर मिल प्रबंधन द्वारा गन्ना पेराई सत्र शुभारंभ कर दिया गया है, जिसमें विभिन्न सियासी दिग्गजों और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा एक बड़ी संख्या में शिरकत की गई है। इस दौरान संस्था प्रबंधन सहित वरिष्ठ किसान नेताओं और स्थानीय क्षेत्रवासियों द्वारा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। शुभारंभ के दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार समेत हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के विधायक अनुपमा रावत और खानपुर के निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव सिंह के अलावा उत्तराखंड के राज्य मंत्री श्यामवीर सिंह सैनी भी शिरकत करने के लिए पहुंचे।
शुभारंभ में खानपुर के मौजूदा और निवर्तमान विधायकों द्वारा खुद गन्ने से भरा ट्रैक्टर चलाकर आश्चर्यचकित नजारा पेश किया गया, जो मौके पर चर्चा का विषय बन गया। किसानों के लिए इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। पिछली बार खादर जो है बाढ़ग्रस्त रहा, फसल की क्या स्थिति रही सबको पता है। इस बार अच्छी फसल आई है और जब शुगर मिल शुरू होता है तो किसान के लिए खुशी की लहर आती है कि भाई अब गन्ना जाएगा, पैसा आएगा, क्योंकि किसान के पास कोई और संसाधन है नहीं। खेती के अलावा हरिद्वार जनपद में 80% किसान निवास करता है और 80%